गाइस, आज जो मैं बॉलीवुड के अंदर की बात लेकर आया हूं उसे सुनकर आप एक बार तो हैरान ही रह जाओगे। एक ऐसा ऐसा देशभक्ति का गीत जो हमारी 2-3 पीढ़ियां सुनती आ रही हैं और आगे भी सुनेंगी, और जज्बाती गीत को गुनगुनाती भी है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री के समक्ष जब ये गीत प्रस्तुत किया गया तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ऐसा गीत गाइस जिस गायिका ने तैयार किया था, जिस गायिका को तैयार किया गया था प्रधानमंत्री के समक्ष इस देशभक्ति के गीत को पेश करने के लिए, उसको स्टेज पर अंतिम समय ये कह दिया गया कि वो ये गीत नहीं कोई और गा रही है, तो वो गीत एक स्वर कोकिला ने गाया और लूट लिया पूरे देश को, देश के जज्बातों को। लेकिन गाइस, ये कैसे हुआ और उस गायिका पर क्या बीती और क्या ये बॉलीवुड की राजनीति थी, ये सब जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं इस वीडियो में सभी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, केम शो। हाँ जी, चढ़ती कला विच हो, चढ़ती कला विच ही रहिए गाइस। चढ़ती कला में रहने से हम हमेशा ऊंचाइयों पर रहते हैं, चाहे वो अच्छे दिन हों चाहे अच्छे दिन ना हों, चढ़ती कला में रहना चाहिए। चलिए, इस गायिका की भी वेदना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वीडियो करते हैं शुरू, बॉलीवुड के अंदर की बात। गाइस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे कोई भी अन्य जगह हो, कामकाज की जगह हो, कोई भी अन्य मतलब जो व्यापार हो, कुछ भी हो, हर जगह राजनीति चलती है। जी हाँ, चाहे आपने किसी भी बड़े कारोबार का सीईओ बनना है, चाहे आप में टैलेंट है नहीं है, राजनीति होती है और फिर वो कुर्सी जो है किसी से छीनी जाती है, किसी को दे दी जाती है। ऐसा ही बॉलीवुड में भी होता आया है, हीरो हीरोइनों के साथ भी होता आया है। किसी का रोल कटा दिया, किसी को हटाकर दूसरे को ला दिया, ये तो चलता ही रहता था। इसी तरह गाइस, प्लेबैक सिंगरों के साथ भी होता था। प्लेबैक सिंगरों में एक थी सुमन कल्याणपुर। जी हाँ, सुमन कल्याणपुर जी बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं एक उनसे जुड़ा हुआ ऐसा किस्सा लेकर आया हूँ कि जिसे आप पहले नहीं जानते थे। ये एक बड़ा ही हैरानी करने वाला किस्सा है कि उनके साथ राजनीति तो होती आती थी गाइस, राजनीति तो होती थी, एक किस्मत ही थी कि कैसे उनको इतना समय मिल गया बॉलीवुड में गाने के लिए, वो मैंने पहली वीडियो में बताया था। लेकिन नए आए व्यूवर्स के लिए भी मैं थोड़ी सी बात साझी कर देता हूँ। गाइस, कहते हैं कि रॉयल्टी को लेकर जब लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी में थोड़ी सी अनबन हो गई तो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने आपस में गाना बंद कर दिया था। तो बहुत सारे संगीतकारों ने लता मंगेशकर का विकल्प ढूंढा था सुमन कल्याणपुर, क्योंकि रफ़ी साहब के साथ डुएट गाने के लिए लता मंगेशकर की तरह ही एक आवाज़ वाली, उसी तरह ही मंझी हुई आवाज़, खनखनाती आवाज़, बारीक आवाज़ की गायिका चाहिए थी, जिसका पूर्ति आशा भोसले जी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सुमन कल्याणपुर जी को, क्योंकि उससे पहले भी वो गा रही थी, सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ हूबहू लता मंगेशकर की तरह थी। तो फिर 2-3 साल उनको मोहम्मद रफ़ी जी के साथ ड्यूट गाने का अवसर मिल गया, तभी उनके गाने जो हैं बॉलीवुड में काफ़ी संख्या में आ गए। लेकिन बाद में जब फिर लता और रफ़ी का समझौता हुआ तो सुमन कल्याणपुर जी का पत्ता धीरे धीरे कटने लगा। और गाइस, कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका कैरियर उनकी आवाज़ लता से मिलने के कारण ही डूब गई। लेकिन गाइस, वो भी एक अद्भुत गायिका थी, हैं, अभी भी हैं। लेकिन उनका जो है कैरियर जो था बॉलीवुड का, वो लगभग लंबे समय से ब्रेक पर ही है।
गाइस, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ये गाना आपने बहुत बार सुना होगा और कभी कभी आपको लगता होगा कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ का ये गाना, जब आप आंखें मूंद कर ये गाना सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये आवाज़ लता दीदी की है। लेकिन गाइस, ये सुमन कल्याणपुर जी ही हैं। ऐसे ही उनके बहुत सारे और भी गाने थे, जो बहुत सारे गाने हैं जो लता मंगेशकर की तरह है। और गाइस, रेडियो वाले जाकि भी उस समय के जो थे रेडियो कार्यक्रम, जो संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, बहुत सारे जो है वो गायिका के तौर पर नाम लता मंगेशकर जी का ही ले जाते थे सुमन कल्याणपुर जी के गानों पर। जी हाँ, उनका नाम लेने की बजाय लता मंगेशकर का ही नाम ले जाते थे, क्योंकि उनको भी लगता था कि ये जो आवाज़ है ये लता दीदी की है। लेकिन गाइस, सुमन कल्याणपुर जी ने भी बहुत झंडे गाड़े थे, बहुत सारी उन्होंने मेहनत की, बहुत सारे पापड़ बेले, बहुत सारे हिट गाने उन्होंने दिए। मेरा ख्याल है कि उनके 100-150 के करीब गाने हो गए थे, क्योंकि वो 2 साल बीच में जो उनको मिल गए तो उनको धड़ाधड़ गाने गाने का अवसर मिला था। लेकिन बाद में फिर वो पॉलिटिक्स का शिकार हो गई। लेकिन अब हम उस किस्से पर आते हैं। भाई, शुरुआती दौर में सुमन कल्याणपुर जी जो है वो इंटरव्यू देने से कतराते थे, वो इंटरव्यू नहीं देते थे, वो पत्रकारों से बात नहीं करते थे। वो कहते थे मुझे बात करना नहीं आती, मुझसे गाना गवाना है गवा लीजिए। लेकिन वो बातचीत नहीं करते थे। लेकिन बहुत लंबा समय बाद उन्होंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किया, तब उन्होंने ये बातों का धीरे धीरे खुलासा किया कि उनके साथ जो बॉलीवुड में राजनीति हुई तो उनको कैसे धीरे धीरे उनका जो कैरियर है समाप्त किया। वो तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सुमन कल्याणपुर जी ने तो नाम भी लिया है। आप गाइस सब समझ गए होंगे कि जिनसे उनकी आवाज़ मिलती जुलती है, वो उनको जो है उनका जो धीरे धीरे पत्ता काटने लगे। तो ऐसा ही दबाव होता है गाइस। हाँ, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया कि हम जब कभी बड़े बड़े बिजनेस करते हैं तो किसी ने सीईओ की जो कुर्सी लेनी होती है, तो उस कुर्सी में भी जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, वो दूसरे मेंबरों को डोमिनेट कर लेते हैं और अपनी चाहत का, अपनी सोच का जो है व्यक्ति को सीईओ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह ही बॉलीवुड में होता है कि कभी निर्माताओं पर, कभी निर्देशक पर और कभी संगीतकारों पर दबाव पड़ता था, और दबाव पड़ने के चलते उनको कई बार जो है प्लेबैक सिंगरों से गाना गवाने के बाद भी, उनको पेमेंट दे देने के बाद भी उनको रिप्लेस करना पड़ जाता था। तो ऐसे रिप्लेस हुए बहुत सारी गायिकाएँ हुए हैं। गाइस, पिछली बार मैंने आपको आरती मुखर्जी की स्टोरी सुनाई थी, तो इस बार आपको सुना रहा हूँ सुमन कल्याणपुर जी की। उनके साथ जो बहुत पहले हुआ था, वो जो बात का खुलासा उन्होंने बहुत देर बाद जब वो इंटरव्यू देने लगी तब किया था, वो खुलासा मैं आपके समक्ष करता हूँ। गाइस, 1962 की बात है, जब हिंद चीन युद्ध समाप्त हुआ था तो दिल्ली में एक जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में देश के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी हिस्सा ले रहे थे। तो गाइस, उनके हिस्सा लेने के चलते इस कार्यक्रम में बॉलीवुड को भी एक बात कही गई कि इसमें जो है देशभक्ति के जो है एक अदद गीत होना चाहिए, जो बहुत शानदार, बहुत शाहकार हो, जो किसी फिल्म में अभी तक ना आया हो। तब जब ये मतलब बात बॉलीवुड के दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर सी रामचंद्र जी को इस कार्य का भार सौंपा गया, तो उन्होंने कवि प्रदीप जी का सहारा लिया। उन्होंने कवि प्रदीप जी को बुलाकर कहा कि हमें एक ऐसा देशभक्ति का गीत जो है रचित करना है, ऐसा पेश करना है जो हमारे प्रधानमंत्री के समक्ष होगा। हम जो हिंद चीन युद्ध में काफ़ी घाव खाए हुए हैं, काफ़ी जख्म खाए हुए हैं, उस पर मरहम लगाता हो, उसमें मतलब बहुत सारी ऐसी भावनाएं हो कि लोगों के आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसा गीत तैयार किए। तो कवि प्रदीप जी ने दिल्ली के उस कार्यक्रम के लिए जो गीत लिखा था, वो लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जी हाँ, जो हमारे सरहदों पर शहीद हो जाते हैं, जवान शहीद हो जाते हैं, उन्हीं के चलते ही हम आज़ादी का सुख मानते हैं। हमारे जवान जो सर्दियों में, गहरी सर्दियों में
गहरी गर्मी और भीषण गर्मी में भी जब वो सरहदों की रक्षा करते हैं, रात भर जाकर पहरा देते हैं, तभी हम अपने घर में मतलब वहाँ पर सर रख कर यानी अपनी सरहाना बनाकर हम सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं। तो हमारे वो शहीद हो जाते हैं जो सैनिक, उनको भी याद करना गाइस हमारी जिम्मेवारी है। हमारी देशभक्ति इसी को ही कहते हैं कि हम अपने जवानों की कुर्बानी को याद करें। तो गाइस इस गीत को जब कवि प्रदीप जी ने लिख लिया तो इसको धुन से तैयार किया था श्री रामचंद्र जी ने, और उन्होंने इसको ऐसा मतलब मार्मिक धुन दी, संगीतकार श्री रामचंद्र जी ने उनको एक मार्मिक धुन दी, तो वो गीत ऐसे बन गया था गाइस। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोगों। और गाइस संगीतकार श्री रामचंद्र जी ने इस गाने को तैयार करवाया था सुमन कल्याणपुर जी से। सुमन कल्याणपुर जी ने इस गाने को बहुत बारीकी से समझा, इसकी धुन को जाना और इस पर बहुत ज़बरदस्त रिहर्सल की। और गाइस इस जो गीत है, इस गीत को लेकर सुमन कल्याणपुर जी को नहीं पता था कि कोई कॉन्स्पिरेंसी चल रही है, कोई राजनीति चल रही है। वो बेहद बेखबर थी, क्योंकि दिल्ली तक उनको साथ लेकर गई थी पूरी टीम। जो कार्यक्रम के आयोजक थे, जो कार्यक्रम को कर रहे थे, पेमेंट दे रहे थे, वो पेमेंट देकर सुमन कल्याणपुर जी को भी दिल्ली तक लेकर गए थे। श्री रामचंद्र जी, प्रदीप बाबू जी, सभी का ग्रुप जो था, सुमन कल्याणपुर जी उस गाने को लेकर स्टेज पर गए हुए थे। तो पता नहीं कैसी ये कॉन्सिक्वेंसी हुई कि गाना आने से ठीक घंटा पहले सुमन कल्याणपुर जी को बताया गया कि वो ये गीत नहीं कोई और गीत गा रही हैं। तो ये गाने की जब टर्न आई तो वो हैरान हो गई थी कि गाना तो मैंने तैयार किया था, मैंने रिहर्सल की थी, तो कौन गा रहा है। जब उसने देखा कि इस गाने की प्रस्तुति लता दीदी जी ने की और उन्होंने भी बहुत बाखूबी से इस गीत को निभाया, और ऐसा उन्होंने गाया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन उन्होंने जो अपनी खाने की दावत दी थी उसमें भी उन्होंने स्पेशल बताया कि लता जी आपने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। बहुत बढ़िया ये जो गीत बना था बॉलीवुड का, और ये गीत अमर हो गया गाइस। और ये गीत बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आ गया। तो 1962 से लेकर आज भी ये गीत जो है पुराना नहीं हुआ। आज भी इस गीत को सुना जाता है, आज भी इस गीत को गाया जाता है। लेकिन गाइस हैरानी की बात जो है वो मैं आगे बताता हूँ। गाइस क्या ऐसी भी कॉन्सिक्वेंसी हो सकती है, कि ऐसी भी राजनीति हो सकती है कि पीछे रहकर इस गीत को तैयार किया जा रहा हो किसी और के साथ, और समक्ष जो है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, पेमेंट हो गई थी, तो समक्ष उसी ही गायिका से तैयार करवाया जा रहा था, उसी से ही रिहर्सलें कराई जा रही थी, और पर्दे के पीछे लता दीदी को भी तैयार किया जा रहा था। क्या ऐसी कॉन्सिक्वेंसी थी, क्या ऐसी कोई साजिश थी? इस तरह लता दीदी, क्योंकि एकदम तो लता दीदी स्टेज पर तो नहीं गा सकती, लाजम उन्होंने भी इस पर प्रैक्टिस की होगी, लाजम उन्होंने भी इस पर रिहर्सलें की होंगी, लाजम उन्होंने चाहे वो घर पर ही की हो, चाहे किसी और स्टूडियो में की हो, तैयारी तो की होगी गाइज। तो पैरेलल दो गायिकाएँ इस गाने को जो है तैयार कर रही थी। और गाइज आपको ये भी बता दूं कि ये गाना पहले मतलब आशा भोंसले जी को चुना गया था इसके लिए, लेकिन उनकी आवाज़ की बजाय उनको बरीक आवाज़ चाहिए थी, और उनका बजट भी जो था लो था, तो उन्होंने सुमन कल्याणपुर जी को चुना था, और उन्हीं को ही एक अनुबंध देकर, उनको ही पेमेंट देकर इस गीत को तैयार करवाया था, और उनको स्टेज तक भी लेकर जाया गया था। लेकिन इस गाने को शायद एक बेहद बढ़िया गाना मानते हुए लता दीदी ने भी इसको साथ साथ तैयार करवाया। शायद कम पैसे लिए होंगे, तभी ये दो गायिकाएँ उनके
बजट में फिट आई होंगी, लेकिन लता दीदी जी का जो असली जो उनका जो फीस थी वो तो बजट में नहीं आ रही थी। तो हो सकता है वो उन्होंने कम ली हो, नामात्र ली हो, इसी तरह उनको तैयार किया गया हो, तो इस राजनीति का शिकार हो गई। और गाइस, दुनिया में, वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के एक सूबे में नहीं, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में, हिंदुस्तान भर में ही नहीं, वो पूरे देश में लता दीदी जी का ये गीत बन गया और वही इस गीत के लिए सिंबल बन गई, वही मकबूल हुई और स्वर कोकिला के तौर पर मशहूर हो गई। और अगर ये गीत सुमन कल्याणपुर जी ने पेश किया होता तो उनका ये रुतबा होता, उनकी जय जयकार होती, उनकी देश में नहीं विदेश में भी जय जयकार होती। इस गीत को तब भी ऐसे ही गुनगुनाया जाता, तब भी बच्चा बच्चा गाता, लेकिन एक गायिका के साथ एंड स्टेज पर ये बात हो जाना बहुत ही हैरानीजनक बात है गाइस। और गाइस, ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा, ना ही मैं इस बात की कोई तायद कर रहा हूँ। ये बात सुमन कल्याणपुर जी ने अपने एक इंटरव्यू में स्वयं कही थी। ये बात सही गलत की जिम्मेवारी जो है वो सारी सुमन कल्याणपुर जी पर ही है, उनकी ही बताई हुई बात को मैंने आगे रखा है। लेकिन ये सच है गाइस कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी तो होती है, कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट तो होती ही है बॉलीवुड में। जैसे कि पिछली दूसरी एक वीडियो छोड़कर जो इससे पिछली बनी थी राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन वाली, उसमें भी मैंने बताया था कि एक फिल्म में जो है आशा पारेख जी को रिप्लेस करके जो है अपनी पटौदी, जी हाँ, शर्मिला टैगोर जी को लिया गया था। और ऐसे ही बहुत सारे रिप्लेस होते रहे हैं। जैसे शोले में भी शत्रुघ्न जी नहीं आ पाए तो उनकी रिप्लेस जो थी अमिताभ बच्चन हुए। और जैसे खलनायक गब्बर के लिए डैनी उनकी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन डैनी भी वहाँ कहाँ नहीं दे पाए डेट, तो एक नया एक्टर आया अमजद खान, तो उसकी किस्मत चल पड़ी। ऐसे ही होता है गाइस। लेकिन हाँ, किसी की रिप्लेसमेंट में अगर कोई नए को चांस मिलता है तो अच्छा होता है, लेकिन किसी नए को काट कर अगर इस्टेब्लिश को आगे लाया जाता है तो थोड़ा सा इसमें लगता है कि नए के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। खैर, इसमें नाइंसाफ़ी हुई कि नहीं हुई इसका फ़ैसला तो आप लोगों ने ही करना है। मैंने बॉलीवुड के अंदर की बात आपके समक्ष रखी है। बॉलीवुड की ये अंदर की बात गाइस आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपने पूरी वीडियो देखी और वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना, थम्स अप करना, स्टार देना और गाइस शेयर जरूर कर देना। अभी हमारी फैमिली बहुत छोटी है, इस फैमिली को हमने लार्ज करना है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों के हाथों में जाएंगे, और हाथों के लोगों में जाने से मोटिवेशन होती है। गाइस, सब्सक्राइब करने से कोई भी पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको नई नई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो, नई नई जानकारी वाली वीडियो, नई नई आपके लिए जो है टिप्स वाली वीडियो जो है मैं लेकर आता ही रहूँगा। और अगली वीडियो लाने से पहले इसके लिए मैं आपसे आज इजाज़त लेता हूँ। आज की अंदर की बात कैसी लगी गाइस, ये ज़रूर बताना। मैं आपका इंतज़ार करूँगा कमेंट्स का, कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहीं करता हूँ समाप्त, आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहना गाइस, चढ़ती कला में ही रहोगे तो आप कभी भी नीचे नहीं आओगे, ऊंचाइयों को छुओगे। बाय।